नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की चार बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, जहां पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया है। साथ ही छात्रों के साथ मिड डे मील का स्वाद लिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज तैयारी में जुट गए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक को लेकर, जहां कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजधानी देहरादून से है, जहां फॉडर की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन का निर्माण किया गया है। क्या है इस मिशन में, जानेंगे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चार बड़ी खबर की पहली बड़ी खबर वाराणसी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के बाद अब जुलाई में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं। वाराणसी से 2014 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बनने के बाद उन्होंने देश की प्राचीनतम नगरी को नवीनता और दिव्यता देने के सैकड़ों काम शुरू करने के बाद अंजाम तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आज अक्षय पात्र रसोई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। इसके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के साथ अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिगरा स्टेडियम में 1774 करोड़ के 43 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सुरक्षा की दृष्टि से 10,000 जवान तैनात किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने उनके साथ आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। इन्होंने 43 जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और इस संसदीय क्षेत्र में इन्होंने जो प्राचीनतम नगरी काशी कही जाती है, यह प्राचीन नगरी को नवीन दिव्यता प्रदान की है। तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे कि ये नगरी, जो प्राचीन नगरी कही जाती है, वो एकदम नई नवेली दिखती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकिशोर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजकिशोर, हम जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, क्या कुछ हो रहा है इस दौरे के दौरान, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ अब तक किया है? बता दें देवेंद्र जी, क्या दौरे पर थे, बनारस के दौरे पे थे, जहाँ पर आज वो सुबह 11:30 बजे के आसपास बनारस पहुंचे और जहाँ पर उसके बाद 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। वहीं बता दें लगभग वहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर वहाँ पे जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट था। उसके साथ साथ सेंट्रल की कई एजेंसियां तैनात की गई थी। वही हम बता दें, अगर योजनाओं की बात करें तो जो योजनाएं थी जिसमें क्या कहते हैं अच्छे मात्र भोजन रसोई का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए अब डेली 4 से 5 हजार लोग अपनी पेट भर सकेंगे। वहीं से हम इसकी जो शुल्क है वो 1 रुपये रखा गया है। हम बता दें इसका भी आज शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। वही इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और कई भारत राज्य सरकार के मंत्री मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये कार्य का लोकार्पण हुआ है। वहीं बता दें देवेंद्र जी, इस कार्य की जो परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश को जो बनारस है उसको पूरी तरीके से एकदम स्मार्ट सिटी हब बनाने की पूरी तैयारी की गई है और उसी के साथ इस पर कार्य योजनाएं का शिलान्यास किया गया है। जी राजकिशोर, हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र रसोई का लोकार्पण किया है, क्या है ये अक्षय पात्र रसोई, समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल बता दें देवेंद्र जी की जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं या जिनके पास भरण पोषण खाना के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए ये अच्छे पात्र भोजन रसोई का शुभारंभ किया गया, जहाँ पर 1 रुपए के टोकन से उनको भरपेट खाना मिल सकेगा और वो खाना खा सकेंगे। वहीं बता दें इसको लेकर जो 4 से 5 हजार लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उनको भरपेट खाना मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अक्षय पात्र योजना, अक्षय पात्र रसोई का लोकार्पण किया है उन्होंने। इसके बाद भी उन्होंने करीब करीब 43 जो हैं योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। उनमें मुख्य योजनाएं क्या हैं? जी बिल्कुल बता दें देवेंद्र जी की इसमें सबसे मुख्य योजना जो थी वो स्मार्ट सिटी हब बनाने की थी, जिसमें जो स्मार्ट सिटी हब पूरी जो लाइटिंग की जा रही है वहाँ पर, जो सिटी की देखने वाली बात ये है कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से पूरा प्रदेश जो है अब बनारस को जानने लगा है। वहीं जो वाराणसी है वो पूरी तरीके से, वहीं अगर देखें दूसरी तरफ तो जो सांसद रहे हैं नरेंद्र मोदी जी वहाँ के सांसद हैं, तो पूरी तरीके से योजनाओं को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो अब जो शिलान्यास किए गए हैं, जो लोकार्पण किए गए हैं 1800 करोड़ योजनाओं का, उन्हीं योजनाओं को स्मार्ट सिटी हब के जरिए अब पूरे बनारस को एक नया रूप रेखा से तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए देवेंद्र जी की 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी अगर इसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी योजना बनाई गई है और जो 1800 करोड़ की योजनाएं थी उसको जो आज लोकार्पण किया, जिसका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको 2024 के चुनाव के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी को भी कहा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था और उनकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो और भी प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी इसका जायजा लिया था। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज जो शिलान्यास हुआ ये एक उत्तर प्रदेश बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है, अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर हैं और तमाम विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता राजकिशोर वर्मा। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, वहीं अब दूसरे चरण की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्रचार के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता बारिश के बीच पसीना बहा रहे हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शहडोल पहुंचे, जहां सीएम का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की योजनाओं का बखान कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। यहां से सीएम कटनी पहुंचेंगे, जहां घंटा घर में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है, जबकि मतगणना 17 और 18 जुलाई को होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया है। और आपको बताएं कि नगरीय जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके दूसरे चरण के लिए इन्होंने ये जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये जाकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तमाम जगह। ये दूसरे चरण की जोर शोर से जो तैयारियां हो रही हैं ये बहुत तेजी के साथ हो रही हैं और एक विशेष रूप से बीजेपी के ऊपर एक दबाव भी है कि 16 जो नगर निकाय चुनाव हैं, जो नगर निगम है, 16 जो नगर निगम हैं और इसके जो चुनाव हो रहे हैं, तो इन 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरह से एक दबाव भी है कि हर नगर निगम में पुनः कब्जा होना चाहिए और इसी दबाव के चलते धुआंधार बीजेपी प्रचार कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि अगर जो एक भी नगर निगम इनके हाथ से फिसला तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बीजेपी की कमी होगी और बहुत बड़ी ये कमी कही जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि एक धुआंधार प्रचार जैसे प्रथम चरण के मतदान से पहले हुआ था, वो धुआंधार प्रचार बीजेपी दूसरे चरण के मतदान से पहले ये कर रही है कि किसी प्रकार की कोई कोर कसर न छूटे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। पंकज, हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार करने के लिए कहां पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी की आज सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव के लिए स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी को प्रचार प्रसार के लिए आना पड़ा, वो भी भाजपा में एक डर बना हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि नगरीय चुनाव जो हमारा नगर पालिका धनपुरी है प्रदेश में 1 नंबर पे है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और जी हुए थे 12:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचे, 12:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचने के बाद में उन्होंने संबोधन किया, लोगों को बताया, कहा कि आप भाजपा को जिताए, क्योंकि उन्होंने विकास कार्यों की बात की।
विकास कार्यों की बात की, विकास कार्यों को उन्होंने गिनती कराया, गिनती कराने के बाद में उन्होंने बताया कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो भाजपा ही खत्म कर सकती है, ना कि उन्होंने कांग्रेस को भी उन्होंने गैर दे लिया, कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस जब तक कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कई चीजें थी जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला। जी देवेंद्र जी क्या लगता है कि जिस तरह के प्रचार प्रसार बीजेपी जोर शोर से कह रही है, पुनः नगर निगमों में वापस आ जाएगी, इसकी शहर की सरकार बन जाएगी? मैं अभी इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए प्रचार करना, जो प्रत्याशी वो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कई लुभाने के लिए जो वहां के वोटर हैं उन्हें लुभाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई चीजें हैं जो जी कई जी जी पंकज राव, जैसे कि शहडोल की ही अगर जो बात कर लेते हैं तो शहडोल में जो भी सरकार है, आप ये कह सकते हैं कि जहां पर वहां पर स्थानीय प्रशासन है, क्या किस तरह से शहर की स्थिति है शहडोल की, आप जरा इसे विस्तार से बताइए। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अगर सरकार की बात करें कि बड़े बड़े विकास के वादे किए जाते हैं कि हमारे जिले में, संभाग में ये कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा शहडोल जिला एक ऐसा जिला है जहां पर विकास के तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर अभी बरसात चल रही है, बरसात में वो जो विकास कार्य है वो पोल खोलती दिख रही है। जिस जगह पे भी आप देखेंगे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे आप स्वच्छता की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, उसमें वो चीज है। जी पंकज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बरसात की अगर जो बात करें तो जो जल निकासी की व्यवस्था होती है बरसात में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर जो जल निकासी की व्यवस्था सही से सुदृढ़ तरीके से नहीं की गई है तो जल भराव की स्थिति आ जाती है, और जब जल भराव की स्थिति आ जाती है तो स्थितियां बड़ा विकट हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि शहडोल में जो स्थानीय प्रशासन है वो जो जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है? मैं बताना चाहूंगा, विकास कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं नगरीय प्रशासन को, और जो हमारे यहाँ नगर पालिका है उसमें करोड़ों रुपए विकास के कार्यों के लिए आते हैं। मगर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, करोड़ों रुपए शासन के तो चलते जरूर है विकास कार्यों के लिए, मगर धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं। इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे ही बरसात, यहाँ अगर तेजी से बरसात हो जाए तो यहाँ लोगों का चलना मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चों का चलना मुश्किल है। स्कूल की अगर बात करें, स्कूल में आज ऐसा है कि करोड़ों रुपए विकास के नाम पे खर्च किए गए, मगर वो कागजों तक सीमित है। आज सरकारी स्कूल में बच्चों को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो शिवराज सरकार कहती है कि हम इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें वो चीज सुविधा नहीं मिल पाती। नहीं, क्या दिक्कतें हैं आखिर जो सरकारी स्कूल है वहां बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती हैं? क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जरा इसको भी विस्तार से बताइए। देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा, सरकारी स्कूल की अगर स्थिति की बात करें तो पढ़ाई, शिक्षा से लेकर के भोजन से लेकर के बिजली से और पानी जो महत्वपूर्ण है वो भी बच्चों को नहीं मिल पाती। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व भी हमारे तो इस बात को जो विपक्ष है, कांग्रेस है, इस बात को तो उठा रहा होगा, इस चुनाव में बहुत शिद्दत के साथ उठा रहा होगा, और लोगों में क्या ये बातें जा रही हैं, समझ में आ रही है उनको ये बातें? लोगों को देवेंद्र जी इस बार समझ में आ रही है, इसीलिए शिवराज जी यहाँ पर चढ़ करके आए हैं। लोगों को ये चीज का समझ है, क्योंकि अगर समझ नहीं होता तो शिवराज जी स्वयं यहाँ पर चढ़ करके भाजपा के लिए वोट न मांगते और ना ही उनका प्रचार प्रसार करते। यह सबसे बड़ी बात है। नहीं पंकज राव, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं। नगरीय निकाय जो चुनाव है इसको बड़ी ही गंभीरता से ले रहे हैं, और प्रथम चरण में भी इन दोनों ने धुआंधार प्रचार किया था, तो दूसरे चरण में भी कोई कोर कसर नहीं रखना चाह रहे होंगे ये जो दोनों नेता हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस की बातें क्या जो वो कह रही है, कांग्रेस के नेता जो बातें कह रहे हैं, क्या लोगों के समझ में आ रहा है, समझा पाने में सक्षम है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष अपने तरीके सारे कार्य कर रहा है। भाजपा के नेताओं के ऊपर में विपक्ष बिल्कुल एटी चोरी लगा दिया है उस पर, ताकि भाजपा ना आ सके। वो अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पर ये बात सामने आती है कि कहां पर क्या भ्रष्टाचार किया गया है। अभी जो भी नेता अभी आज प्रत्याशी चुनाव पे खड़े हुए हैं, मैदान पे खड़े हुए हैं, उनके कई कमियां पुरानी थी, उनको भी उजागर किया जा रहा है। विपक्ष उसे लेकर के रोज किसी न किसी कुल मिला के पंकज राव, विपक्ष इसका लाभ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसकी कुछ अटकलें लग रही हैं क्या?
देखिए, मैं इसका बताना चाहूंगा, जो 13 तारीख को नगरीय प्रशासक की वोटिंग है, और अगर मैं बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष ये सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ले सकता है। विपक्ष अभी जो बैठा हुआ है, लेकिन पंकज राव एक बात और कहना चाहेंगे कि बीजेपी के जो संगठन है ना, बूथ स्तर तक बड़े ही मजबूत हैं और अभी भी उसमें मजबूती बनाई ही जा रही है लगातार। तो ऐसे में क्या इस जो कमियां आप बता रहे हैं, इसका लाभ पूरा कांग्रेस ले पाएगी? इसमें तो संदेह लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लाभ ले पाएगी, बिल्कुल इसका लाभ ले पाएगी, क्योंकि अभी भाजपा में ही कई ऐसे नेता, दिग्गज नेता जिनके बीच में खलबली मची हुई है, आमने सामने हैं और एक दूसरे की बुराई करते दिख रहे हैं। अब आज भी ऐसे हैं, जिस जगह में नगरीय चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस भाजपा जो बैठे हैं, उन्हीं के बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बिल्कुल उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते दिख रहे हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नगर निकाय चुनाव के जो दूसरे चरण के लिए जो प्रचार हो रहा है, वो उसमें धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहते। इसी प्रचार के दौरान वो शहडोल भी पहुंचे थे। हमारे शहडोल संवाददाता ने ये तमाम जानकारी दी कि उन्होंने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में खाद की कमी के साथ कोरोना के बढ़ते मामले, विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इस साल धान खरीदी की 110 मैट्रिक टन हो सकती है। मंत्रिपरिषद ने 2022-2023 की धान खरीदी नीति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल उप समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। इसके अलावा कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला संभव है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तमाम जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, आपको बताएं कि उनकी अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की गई, जिसमें यह बैठक जो है मुख्यमंत्री निवास में हुई थी। और इस बैठक में खाद की कमी तथा कोरोना जैसे विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह बैठक जो है मुख्यमंत्री निवास में किस तरह से हो रही है। आपको बताएं कि धान की खरीदी का जो लक्ष्य था 110 मैट्रिक टन हो सकती है धान की खरीदी। यह किसानों के लिए अच्छी बात है कि अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा धान की खरीदी होगी तो इसमें उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा और उचित दामों पर, यानी कि ऊंचे दामों पर उनको धान बेच करके लाभ कमा सकते हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अवनीश, हम जानना चाहेंगे कि जो भूपेश सरकार के राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किस पे मुहर लगी है? बैठक चल रही है जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पे चल रही है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जिस प्रकार से धान की जो फसल की पैदावार के लिए सब किसान पूरे तन से लगे हुए हैं, उसी में खाद की भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जो खाद होती है उसकी खाद की कमी जूझ रहा है प्रदेश। साथ ही आपको बता दें कोरोना जैसे यहाँ पर संक्रमण भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से राज्य में बारिश होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें माथे पर जरूर खींच रही है। मानसून सत्र को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें जो चल रही है, लगातार वहां पर बैठकों में प्रदेश की हर एक स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर मंथन जारी है। जी अविनाश, हम जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम योजनाएं हैं और इन योजनाओं पर जो धान की खरीदी की जहां तक बात है कि 110 मैट्रिक टन खरीदी की बात कही जा रही है, तो क्या ये अपना जो लक्ष्य रखे हैं उसे पूरा कर पाएंगे? उसके लिए तमाम तैयारियां भी होती हैं, क्या वो तैयारियां पूर्ण हैं? जी देखिए, इसमें बताना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है ये जो है धान का कटोरा कहा जाता है। जी। जो पैदावार होती है बहुत ही अच्छे पे और उम्दा दर्जे की यहाँ पर खेती की जाती है धान की। और शासन जो है वो धान मंडी केंद्रों के माध्यम से धान को खरीदता है। जिस प्रकार से अभी सूत्र के द्वारा पता चल रहा है कि 110 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए शासन प्रशासन अभी से ही पूरी व्यवस्थाओं पर लग गया है, जिसको लेकर ही आज ये सब पूरे मंथन चल रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों का। जी बिल्कुल, ये तैयारियां होनी चाहिए। और इस तरह के और भी अगर जो और भी किन योजनाओं पर संभावित हैं योजनाएं जिन पर मुहर लग सकती है, कुछ इनपुट है आपके पास? कि छत्तीसगढ़ में
सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किसान बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। अगर बात की जाए तो किसानों को हित को लेकर सबसे पहले अभी अहम जो प्रदेश के मुखिया का जो मोटो है, एक उद्देश्य है कि किसानों की जो उपज है या उनके खेतों की उर्वरा शक्ति है कितने बेहतर तरीके से उनको बढ़ाया जा सके, किसानों को सीधा सीधा शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसको लेकर कैबिनेट में सभी मंत्रियों के साथ में पूरी तन्मयता के साथ में बैठक चल रही है और गंभीर विषयों पर भी कि किसानों को सबसे पहला मुद्दा है कि किसान प्रदेश की खुशहाली किसानों पर ही निर्भर करती है और किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इन्हीं सब बातों को लेकर आज कैबिनेट की लगातार बैठकें चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश चंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक ली और इसमें तमाम योजनाओं पर मुहर लगी और धान की खरीदी को लेकर भी इस पर चर्चा हुई और लक्ष्य रखा गया 110 मीट्रिक टन की खरीदी की जा सकती है। चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है इसलिए धान की खरीदी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में फोडर की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन का निर्माण किया गया है। इस विषय पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में फोडर की कमी होना बेहद चिंताजनक विषय है। इस वक्त राज्य 48% चारे की कमी से जूझ रहा है, इसलिए फोडर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 244 करोड़ की लागत से पॉलिसी का निर्माण किया गया है ताकि प्रदेश चारा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि इस नीति के अंतर्गत 119 करोड़ की सब्सिडी उत्पादकों को प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस योजना से करीब 10,000 उद्यमियों को सीधे रूप से और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रीन फोडर का उत्पादन करने वाले किसानों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में पशुधन विकास के लिए फोडर की समस्या दूर करने के लिए ये उत्तराखंड सरकार ने ये योजना चलाई है। प्रदेश में फोडर की कमी पर चर्चा की गई है। फोडर के उत्पादन पर बढ़ाने पर जोर दिया गया है कि महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फोडर की। हमारे लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फोडर पॉलिसी बनाइए ताकि ऐसे जो सर्कमस्टांसेस में फिर से सामने ना आए, ऐसी स्थितियाँ सामने ना हो पाएँ फिर से। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे अधिकारियों को कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी फोडर पॉलिसी सामने लाए हैं जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है। और उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो पंजाब और दूसरे स्टेट्स पे हमारी हरियाणा है उन स्टेट्स पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फोडर को लेके, उसको कैसे कम किया जाए, खुद स्टेट को कैसे सक्षम किया जाए फोडर स्थिति ठीक करने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, हम जानना चाहेंगे कि आखिर फोडर की कमी को दूर करने के लिए क्या नई नीति पॉलिसी अपनाई गई है उत्तराखंड में? यहाँ पे लगातार जिस तरीके से फोडर की कमी जो है दिखाई दे रही थी, जिसको लेके यहाँ पर राज्य पहले भी परेशान था क्योंकि यहाँ पे जो चारा था वो यहाँ पे 48% जो है वो यहाँ पे कमी थी। जो जिसको लेके जो पशु का काम करने वाले लोग हैं, डेयरी खोलने वाले लोग हैं, फार्म करने वाले, तो इनको बाकायदा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और खास में अगर देखा जाए तो जिससे जो है इनकी जो दूध उत्पादन की थी वो भी क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जो दूध के रेट थे वो आसमान छू रहे थे। इसको लेके जो यहाँ पर जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो बहुगुणा है, उन्होंने बाकायदा एक वहाँ पे पॉलिसी की बात करी। उन्होंने कहा राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत ये एक निर्माण किया उन्होंने इसका, और इस विषय में बाकायदा सौरभ बहुगुणा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि आप प्रदेश में जो है चारे की कमी को दूर करने के लिए लगभग जो है इसमें 244.22 करोड़ की जो लागत से ये जो पॉलिसी का निर्माण किया गया है, और इससे जो है प्रदेश में चारा उत्पादन जो करने वाले हैं उनको आत्मनिर्भरता यहाँ पे मिलेगी। और जो लगभग 119.44 जो करोड़ की सब्सिडी है वो उत्पादकों को दी जाएगी। और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बाकायदा 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भी जो है उनको जो है यहाँ पे जो है लाभ मिलेगा। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में फोडर की कमी को दूर करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता। तो 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।